क्या हुआ? तो ये चैप्टर द सॉलिड स्टेट कवर हो गया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट वन इज, क्या नाम है उसका? लिक्विड सॉल्यूशंस। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशंस, 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर्स। तो सॉलिड स्टेट समझ में आया? समझ में आया मतलब क्वेश्चंस बन रहा है। समझ में आने का मतलब होता है कि क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देखो, इस चैप्टर को थोड़ा समझना है तो एक बार मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है ये सब बताया हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में मतलब मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो ये सब सारे चीज मैं आपको कौन सा चैप्टर्स में बताया हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में। तो उसको एक बार आप जरूर रिफर करें, तभी ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पार्ट में रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। सॉल्यूशंस होता क्या है? सॉल्यूशंस, हाँ, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। एक्चुअली टू और मोर कंपोनेंट भी हो सकता है, बट हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब क्या? जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होगा। आपके सिलेबस में ओनली बाइनरी कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो सॉल्यूशन इज मेनली मिक्सचर ऑफ, हम लोग बोलेंगे इट इज ए मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर नहीं, हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टू कंपोनेंट मतलब यही है ना, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये आपको पता है सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, ये सब चीजें वहां पर बताया गया है। इस सॉल्यूट जो लेसर क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो लार्जर क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन, चैप्टर्स का नाम ही आपका लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब ये फिक्स है आपका सॉल्वेंट क्या होने वाला है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। यहाँ पर एक चीज फिक्स है, लिक्विड सॉल्यूशन बोलने का मतलब है मेरा सॉल्वेंट फिक्स है, लिक्विड होगा, और मेरा सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट में भी सॉलिड हो सकता है, में भी लिक्विड हो सकता है, में भी गैस हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल्स है। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर कोई लिक्विड को भी लिक्विड के अंदर डालेंगे दैट विल फॉर्म लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी गैस को लिक्विड के अंदर डालेंगे दैट विल आल्सो बी कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशंस। ये समझ रहे हो ना? तो हम लोग का चैप्टर्स का नाम ही है लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट फिक्स है मेरा, लिक्विड ही होगा, और सॉल्यूट में भी सॉलिड, में भी लिक्विड, में भी गैस। एक होमवर्क आपको देते, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, देखे हो? मतलब उसका एग्जाम्पल पूछा करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, एक सॉलिड इन
लिक्विड। इसी तरह का टोटल 9 कॉम्बिनेशन होगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप अपने कॉपी में जगह छोड़ देना, लिख लेना। इतना जगह छोड़ दोगे उसमें आ जाएगा। एक एक एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल पूछा करते हैं। देखो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ही होता है मेरा सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट मेरा फिक्स है, दैट वन इज लिक्विड। हाँ, बट आपके बुक में टोटल 9 कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल्स है ना, वो सब दिया हुआ है, तो उसको आपको एक बार याद करना है, समझ गए? जैसे मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, चलो। हम क्या हो रहा है बताओ? आप डिस्टर्ब कर रहे हो, सब डिस्टर्ब हो रहा है। पढ़ना है तो अच्छी तरह से आगे पढ़ो। 2-3 क्लास से ऑब्जर्व कर रहा हूं आप दोनों को। ये ऐसा नहीं कि टीचर कोई टेप रिकॉर्डर है, उसमें एक बार चालू कर दिया और वो बज रहा है। मैं बार बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, बट सामने आ जाते हो। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पर, देखिए लिख लो, टेबल बना लो, छोड़ो। तो एक सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल बताइए, सॉलिड इन सॉलिड का। एल्लोय, एल्लोय क्या करते हैं, दो मेटल को मिक्स करते हैं, तो इसमें लिख लो एग्जाम्पल हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेना, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। इसका मतलब ही होता है एल्लोय। एल्लोय पता होगा, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, तो दोनों मेटल्स है। इसी तरह लिक्विड इन सॉलिड, किसी लिक्विड को सॉलिड के अंदर डाल रहे हैं, इसका सर सॉलिड इन सॉलिड ब्रैश को बोल सकते हैं क्या सर? क्या क्या क्या? सर ब्रश। ब्रास, ब्रास 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 सर क्या है? ब्रास इज एन ऑल्सो एल्लॉय। हाँ, जितना ब्रास भी बोल सकते हैं, और भी ब्रॉन्ज होता है वो भी बोल सकते हैं। जितने भी एल्लॉय होगा ना, दे विल कम अंडर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अब हम एक ऐसा एग्जांपल खोज रहे हैं जिसमें लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। तो ये अमलगम, अमलगम जानते हो, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, लिक्विड को सॉलिड के अंदर डाले, तो इसका एग्जांपल लिख लो, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम, सोडियम सॉलिड है, उसके अंदर हम मर्क्यूरी को डाल देंगे, मर्क्यूरी लिक्विड होता है। इसके अंदर गैस इन सॉलिड, किसी गैस को सॉलिड के अंदर, जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इट एब्जॉर्ब इन प्लाडियम निकेल, तो इसको लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लाडियम, प्लाडियम जो कि एक सॉलिड है। अब ये बताओ सॉलिड इन लिक्विड, जो कि इस चैप्टर में यही से इसी चीज पर इस चैप्टर में फोकस करना है मेनली, क्योंकि ये सब तीनों क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस है, लिक्विड सॉल्यूशन, ये सब सॉलिड सॉल्यूशंस, और ये सब गैस सॉल्यूशंस। हाँ, मेनली ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज को पानी के अंदर डाल दूं, जैसे लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इथानल को पानी के अंदर डाल दूं,
गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल बताओ। तो इसमें लिख लेना ऑक्सीजन। ये जो आपका, आपको पता है ये सब जो फिशेस होते हैं, फिश क्या करते हैं, सब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब क्या, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। अगर मछली को बाहर निकाल देंगे, बाहर में भी तो ऑक्सीजन है, बट वो नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। वो क्या, मछली क्या होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्या, इसमें लिख लेना ऑक्सीजन, डिजॉल्व इन वाटर। अब ये बताओ सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इसका एग्जांपल। तो इसमें लिख लेना कैम्फर, कैम्फर जो कि एक सॉलिड है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल लिख लेना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस या क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ये सब एग्जांपल पूछा करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। गैस इन गैस, जैसे हमको पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन 79% कुछ होता है और ऑक्सीजन 21% होता है, तो हम लोग बोल देंगे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन नाइट्रोजन। तो इसका एग्जांपल लिख लेना ऑक्सीजन डिजॉल्व, ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ लिखो, ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। चलो मैं टेबल भी लिखा दिया, इसको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में मेनली ये जो सर्कल किया हूं इसी पर फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर्स का नाम ही क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्वेंट इज फिक्स, दैट वन इज लिक्विड, सॉल्यूट में भी सॉलिड, में भी लिक्विड, में भी गैस। देखो इस चैप्टर्स में सबसे पहला टर्म को जो कि आपको समझना है, दैट वन इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, ये बार बार टर्म यूज होगा, तो हेडिंग आप लिखे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, चलो इसको समझे, पहले ये टर्म को समझे अच्छी तरह से। वेपर प्रेशर क्या होता है, एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हम क्या किए, पानी भर दिए, ये क्या है, वाटर है। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा अगर कंटेनर में पानी को रख देंगे तो क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस होगा। मतलब एक दिन अगर मान लो कि समर सीजन है, गर्मी का सीजन है, अगर ये पानी रखा हुआ है, तो अगर इसमें क्या लेबलिंग किया हुआ है, लेबलिंग किया हुआ है 10 ml 20 ml ऐसा लेबलिंग किया हुआ है, तो अगर हम सुबह में छोड़ेंगे शाम में आकर देखेंगे तो इसका लेवल घट जाएगा। मतलब क्या इसका मतलब हुआ, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में चला गया, एयर में चला गया। ये तो समझ रहे हो ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशंस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशंस। ये समझ में आ रहा है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम इस कंटेनर को क्लोज कर दे रहे हैं। दिस वन इज क्या, क्लोज कंटेनर। ये कंटेनर को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो क्या होगा बताओ, ये जो वेपर, वाटर वेपर जो बाहर जा रहे थे, अभी क्या होंगे, यहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, कलेक्ट होंगे। तो ये मान लो ये कलेक्ट हो रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, इवापोरेशन। अच्छा ये बताओगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों इवापोरेट हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग इवापोरेटेड। आपको पता है ये जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। ये लिक्विड में, जो लिक्विड फेज में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है।
और साथ ही साथ क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होता है। इसके बीच देखो दो तरह का, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि इसको वेपर में जाने नहीं देना चाहता है, और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या चाहता है, ये मॉलिक्यूल्स वेपर में चला जाए। समझ रहा है ये चीज, दो तरह का, दो कॉन्सेप्ट, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने नहीं देना चाहता है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कारण क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। ये जो सरफेस पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये वेपर फेज में चला जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। ये चीज समझ रहा है। बट अंदर वाला वाटर मॉलिक्यूल्स के पास, जो अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। इसलिए देखोगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सरफेस पर से ही बाहर जाते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, एज दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये चीज समझ में आ रहा है। इसीलिए इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है। अब देखो धीरे धीरे, पहले मान लो कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में गया, धीरे धीरे क्या होगा, 10 जाएगा, 15 जाएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा ना, धीरे धीरे ऐसा वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में बढ़ रहा है, तो क्या होगा ना, ये जो वाटर वेपर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब वाटर वेपर क्या करेंगे, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इसलिए तो यहाँ से निकल कर बाहर गया। अब ये क्या करेगा, गैसेस में जो ये वाटर वेपर है ना, इट विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ऐसा भी हो सकता है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाटर वेपर है, ये लिक्विड के सरफेस से टकराए और उसके अंदर चला जाए, ये भी पॉसिबल है ना। ये वाटर वेपर जो दिखाई दे रहा है, ये दीवार से टकराए, ये ऐसा भी हो सकता है ये लिक्विड के सरफेस से टकराए उसके अंदर चला जाए। ये एक और भी पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब जो वाटर वेपर दिखाई दे रहा है आपस में क्या हो, आपस में कोलेसेस कर जाए, मतलब जुड़ जाए, जुड़कर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना ले और क्या हो जाए, इस लिक्विड में मिल जाए। इस प्रोसेस, ये सब जितना प्रोसेस बोल रहा हूं, दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। समझ रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब यहाँ पर इवापोरेशन हो रहा था शुरू में, धीरे धीरे क्या हो गया, कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। कैसे कंडेंसेशन होना शुरू हो गया, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इट में कोलाइड विद द लिक्विड सरफेस एंड गेट ट्रैप्ड इनटू इट। ये भी हो सकता है ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाए और इसके अंदर चला जाए, मतलब यहाँ पर कंडेंसेशन भी हो रहा है। मतलब इवापोरेशंस भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर जितना लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएगा, उतने ही वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में आएंगे। समझ रहा है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशंस विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशंस। उस समय क्या होगा, उस समय इस वेपर फेज में वाटर वेपर जो होंगे ना, वाटर वेपर दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ऐसा समझ सकते हो, अगर यहाँ पर अभी 10 मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर का 10 मॉलिक्यूल्स है, तो अगर पांच मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से अगर वेपर में गया है, तो पांच वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स भी लिक्विड फेज में आएगा। इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ वाटर वेपर इन द वेपर फेज विल रिमेन कांस्टेंट। रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाटर वेपर इन द वेपर फेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो उस कंडीशन पर the pressure exerted by these water vapor on liquid surface, that is called vapor pressure। क्या पहले मैं बोला, एक चीज समझो, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बताओ। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशंस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ऐसा किस लिए हो रहा है, ये इसका मतलब होता है कि ये जो वाटर वेपर है दैट रिमेन कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब होता है
अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है इसको डिफाइन कर देंगे क्या, द प्रेशर exerted by vapor of liquid on the liquid surface at equilibrium is called vapor pressure. The pressure exerted by water vapor या vapors of this liquid on this liquid surface is at equilibrium is called vapor pressure. या इसको कभी कभी हम लोग सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, क्या, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या क्या, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, नो सैचुरेटेड, सर, फर्स्ट ब्रैकेट में। अच्छा, वाटर वेपर विल रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी वेपर्स होंगे दैट विल रिमेन कांस्टेंट। उस कंडीशन पर जो ये वेपर इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये टर्म इस चैप्टर्स में बार बार यूज होगा, तो इसको अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। चलो ये वेपर प्रेशर समझ में आ गया। इसके पहले वाला चैप्टर्स को क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिया ना। कोई है एक साथ बना लिया, प्रीवियस ईयर पूरा बना लिया। कैलकुलेशन, हाँ उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा वो कैलकुलेशन लेंदी होता है, एग्जाम में भी पूछता है, तो उस तरह क्वेश्चंस को हम लोग जनरली अटेम्प्ट नहीं किया करते हैं, उसको लास्ट में क्या करते हैं, टाइम बचता है तो किया करते हैं। डेंसिटी वाला क्वेश्चंस लेंदी होता है। वहां पर अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर पाएगा, वैसा है ना, अप्रोक्सीमेट डेंसिटी वाला क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस होता है। उसमें तो होगा, उसमें डेंसिटी वाला क्वेश्चन लेंदी होता है, तो एग्जाम के लिए वहां पर भी टेक्निक है कि हम उस तरह के क्वेश्चंस में लास्ट में छोड़ देते हैं, लास्ट में हम अटेम्प्ट करेंगे। उसमें क्यों हम कैलकुलेशन देंगे, कैलकुलेशन में उतना टाइम क्यों देंगे हम। हाँ खाली डेंसिटी वाला क्वेश्चंस में ही कैलकुलेशन, बट डेंसिटी वाला को छोड़ दिया जाए और सब क्वेश्चन इजी रहते हैं। कॉन्सेप्ट ओनली आपको अगर रिजल्ट याद है तो क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेगा, और कोई ज्यादा नहीं। हमको लगता है जो फॉर्मूला अगर लिखा जाए, शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, एक पेज में आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको ध्यान में रखिए, जैसे बीसीसी में जेड का वैल्यू कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यही सब आपको याद रखना है। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, वो जो चार्ट बनाया उसको ध्यान में रखना है, वो जो 5 आयनिक सॉलिड बताया उसको ध्यान में रखना है, डिफेक्ट ध्यान में रखना है। एक पेज में आपका शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। ये चैप्टर पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट को आपको ध्यान में रखोगे, क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और हर एक साल इस चैप्टर से पूछा ही करते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो इजिली आप इसको आप इजिली मतलब बना सकते हो ये क्वेश्चंस को।
12th का जो भी चैप्टर्स है सब सिंपल है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर समझने के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शंस अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो अभी से मैं बोलूंगा कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हवा में सब उड़ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना है तो रिडॉक्स रिएक्शन को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, ऐसा जो टॉपिक अगर रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा होगा, अगर आप एफर्ट मारोगे तो मैं भी एफर्ट दूंगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास वो पोर्शन लेकर चला आओ कि सर ये मुझे समझा दो। बट अगर ये बोलोगे कि सर मेरे चैप्टर पढ़ा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप एफर्ट नहीं मारोगे, आप अगर मान लो कि कोई तैरना ही नहीं चाहता है, तो उसको क्या जो भी इंस्ट्रक्टर होगा उसको क्या तैरना सिखा सकता है? नहीं। आप एफर्ट मारो, थोड़ा मैं एफर्ट मारूंगा, तब फिर जाकर वो चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रखो ये ठीक ना? तो आप लोग को उसको चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो। चलो, तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है, अब ये समझना है कि वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब ये नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है इसको समझो थोड़ा। ये लिख लेंगे, पहले समझो आप। अब ये बताओ, अगर एक ऐसा लिक्विड लिए जिनके बीच अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, अगर ये लिक्विड लिए जो एक्स लिक्विड लिए, कोई लिक्विड लिए जिसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है, तो क्या इसका वेपर फेज में जाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। और कोई एक ऐसा लिक्विड लिए जिसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रांग वीक है, कमजोर है, तो उसका क्या होगा? उसका वेपर इजीली बनेगा और वेपर फेज में चला जाएगा। अगर वेपर फेज में आपका मॉलिक्यूल जाएगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर तो कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो उसका मॉलिक्यूल वेपर फेज में ज्यादा होगा, मींस वेपर प्रेशर अल्टीमेटली ज्यादा होगा। ये समझ रहा है? तो हम नेचर ऑफ लिक्विड, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं, ये जो वेपर प्रेशर होगा that one is inversely proportional to intermolecular forces between liquid molecules। जैसे एक एग्जांपल करवाता हूं, यहां पर बताओ मुझे। एक वाटर ले रहा हूं, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, और एक आपका HCl का मॉलिक्यूल्स है। एक कंटेनर में पानी लिया और एक कंटेनर में HCl लिया, और अगर पूछूंगा कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? H2O। HCl का। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या इंडिकेट कर रहा है? इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जाना चाहता है। अगर वेपर फेज में जाएगा ही नहीं तो क्या वेपर प्रेशर कम ही होगा ना। और इसके बीच कैसा फोर्स होगा? इसके बीच वेंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। कौन सा फोर्स? वेंडरवाल फोर्स। इसका इसलिए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? HCl का। दूसरा फैक्टर्स होता है दैट वन इज टेम्परेचर। अब आप ही बताओ, टेम्परेचर वाला फैक्टर पर कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बताओ, रीजन बताओ। हाँ,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो बिल्कुल सही बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा, मतलब वो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा और वेपर में चला जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है सेकंड फैक्टर्स में? सेकंड है टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। यहां पर नोट में एक इंपॉर्टेंट बात लिखो, नोट यहां करो, वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन volume of liquid and size and shape of container। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि वाटर है, 1 लीटर वाटर का वेपर प्रेशर निकालू, 5 लीटर वाटर का वेपर प्रेशर निकालू, सब में सेम आएगा। ये कभी भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि 1 लीटर पानी लेंगे तब पर भी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर जो वाटर वेपर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 लीटर भी लेंगे तो इक्विलिब्रियम पर जो वाटर वेपर होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों केस में सेम वेपर प्रेशर रीडिंग आएगा। तो वेपर प्रेशर विल नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और ये साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, अगर हम एक छोटा कंटेनर लिए, एक बड़ा कंटेनर लिए, एक किसी दूसरे टाइप का कंटेनर ले लिए, तो ये सब फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखना है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखो कैलकुलेशंस ऑफ वेपर प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग समझ गए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें लिखो फॉर प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर इज experimentally determined vapor pressure is experimentally determined and denoted as P note, मतलब ऐसा बोला गया, अगर किसी भी प्योर लिक्विड का, प्योर वाटर का, प्योर अल्कोहल का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लैब में जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और अगर किसी के ऊपर नोट लग गया, ये नोट लग गया मतलब क्या, उसका प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये चीज समझ गया? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और उसको पी नोट से डिनोट किया जाता है। फिर दूसरा लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस अब ये लिक्विड सॉल्यूशंस भी ना 2 तरह के होते हैं। चल उसके पहले एक टर्म मैं पूछना चाहता हूं कि वोलेटाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? हाँ, जिसका वेपर
सॉलिड नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा बोलेंगे सिंपल भाषा में, जिसका वेपर इजीली बन जाता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं। ये समझ गया? जिसका वेपर इजीली बन जाता है, जैसे ग्लूकोज का कभी वेपर नहीं बनेगा तो ग्लूकोज मेरे लिए क्या है, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। जैसे इथाइल अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होता है उसका वेपर इजीली बन जाता है, तो ये क्या है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे वाटर, वाटर क्या है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। मतलब वोलेटाइल का मतलब है, नहीं जानते हो तो लिख लो कहीं पर, जिसका वेपर इजीली बन जाता है दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। अब ये बोल रहा हूं कि ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसको दो पार्ट में हम कैटेगराइज किए। पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है, सॉल्यूशन कंटेनिंग, पहला लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute and volatile solvent volatile solute and volatile solvent। मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन को इमेजिन करो जिसके अंदर सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा। दूसरा पार्ट लिखो इसमें, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब इन दोनों को समझने के लिए हमको एक लॉ समझना जरूरी है। वो लॉ है, दैट वन इज कॉल्ड, बताओ, रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ, तो यहां पर आप पहले इसको हेडिंग दे दो, रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ, इस रॉल्ड्स लॉ को समझेंगे तभी ये दोनों समझ में आएगा। तो रॉल्ड्स से पहले अपना फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा, ये रॉल्ड्स क्या बोलना चाहता है। लिखो इसमें लिखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, इसमें लिखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर को बीपी लिखा करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट is directly proportional to partial vapor pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction in liquid state. Partial vapor pressure is directly proportional to mole fractions of its in liquid state। क्या बोलना चाहता हूं इसको समझे, लिख लिया ना? देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक कंटेनर ले रहा हूं, इसको बंद कर दे रहे हैं, इसके अंदर ना एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ए जो कि एक वोलाटाइल सॉल्यूट है, और बी क्या है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग ए एंड बी, बोथ आर वोलाटाइल। तो रॉल्ड्स लॉ को क्या बोलना है, रॉल्ड्स लॉ का यही बोलना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशंस is directly proportional to mole fractions of its in liquid state।
मतलब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ए और बी का कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शंस होगा ना, तो यहाँ पर एक चीज मान लेते हैं, क्या, एक्स ए एंड एक्स बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट। क्या बोला गया, स्टेटमेंट इसका क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to mole fractions of A in liquid state। इसी तरह ये भी बोल सकते हैं, partial vapor pressure of B is directly proportional to mole fractions of B in liquid state। यही रॉल्स लॉ है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बताओ, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। क्या यहाँ पर लिख लेंगे, ये पी नोट ए क्या है, अच्छा ये पी नोट ए को समझो पहले, ये पी नोट ए क्या, दिस इज द पार्शियल, दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। मतलब क्या करो आप, इसमें जो हम क्या किए ना, इसमें 1 लीटर पानी है और 1 लीटर इथाइल अल्कोहल है, लेट इट बी। तो हम क्या करें ना, हम क्या किए, अभी मिलाए नहीं, हम क्या किए, प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर निकाल लिए, एक कंटेनर, 2 कंटेनर है मेरे पास, 1 लीटर का, 1 लीटर इसमें इथाइल अल्कोहल है और 1 लीटर मेरे पास पानी है। तो हम क्या करेंगे ना, ये प्योर इथाइल अल्कोहल का हम क्या करेंगे, लैब में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसका वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल, और इसका भी इसी तरह निकाल लेंगे, दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। और फिर क्या करेंगे, दोनों को ले जाकर मिला देंगे। समझ रहा है ये? तो यहां पर पी नोट ए क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड पी नोट बी इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो अब तक ये चैप्टर कैसा लग रहा है, लग रहा है कि इजी है, इजी है, ठीक ठाक लग रहा है। ये चैप्टर्स 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 से 4 क्लास विद इन दिस मंथ 3 चैप्टर्स आपका खत्म होगा। मतलब ये 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स भी ओवर होगा। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल स्टार्ट। केमिस्ट्री का लगता है मई तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ 2 महीना में हो जाएगा, आसानी से होगा। 2 महीना में मार्च अप्रैल मई में 1 महीना देंगे ना, बचा इनऑर्गेनिक वाला है, उस पर ही तो फोकस करना है। तो सब कैलकुलेटेड है। बायोलॉजी में बहुत बचा हुआ है। तो अभी तो उसे देखेगा तो केमिस्ट्री का भी तो 11th अभी बाकी है, 11th पूरा हुआ का दिख रहा है। फिजिक्स 11th खत्म, अच्छा। देखो ये सब जैसे है ना, केमिस्ट्री और ये जो बायोलॉजी है ये माइक्रो लेवल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझाना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो जिसे फिर आपको दिक्कत होगा, क्वेश्चंस नहीं बनेगा, छोटी छोटी चीजों को बताना पड़ता है। बायोलॉजी भी इसी तरह है। और ये फिजिक्स में है कि एक फॉर्मूला है, उसके बाद बहुत सारा जितना क्वेश्चंस आ सकता है जो कि हमको हवा नहीं लगता है। बट फिजिक्स पर अगर आपको रिजल्ट करना है तो फिजिक्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिजिक्स पर, फिजिक्स अगर आपका अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया, रिजल्ट भी ठीक ठाक हो जाए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लेता है बच्चा लोग, बट फिजिक्स में अटकता है। तो फिजिक्स आप थोड़ा मतलब उस पर थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारो।
चलो तो इसका अब हम रॉल्स लॉ सीख लिए, तो इसका 2 पार्ट लिखे थे, तो पहला पार्ट लिख लो सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पहला पार्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing volatile solute and volatile solvent. Vapor pressure of solution containing volatile solute and volatile solvent. अब ये देखो, यही से फिर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। इसमें कंटेनर आप बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, जैसे पिछले वाला में क्यूब बनाते बनाते परेशान हो गए थे, तो इसमें कंटेनर ही चलता है इस चैप्टर्स में। मतलब ये स्पेशल नोटेशंस है, ए मतलब सॉल्यूट और बी मतलब सॉल्वेंट। इसमें भी ए और बी है, लिख देता हूं। ए क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूट, और बी क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट। अच्छा ये बताओ, यहां पर देखो, इसके वेपर फेज में देखूं तो क्या ए और बी दोनों का मॉलिक्यूल्स होगा? दोनों उड़ेगा, दोनों उड़ने वाला है ना। तो यहां पर देखेगा, यहां पर ऑब्जर्व करेगा, यहां पर क्या होगा? ए और बी दोनों का मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल नेचर का है, दोनों का वेपर्स बनेगा। समझ रहा है ना ये इतना? तो ये अभी बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, पीएस मतलब क्या? इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस लिख लो। इसको टोटल वेपर प्रेशर बोल लो, और या इसको ऐसे लिख दो, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये जो सॉल्यूशंस होगा, वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशंस होगा, दैट विल बी ड्यू टू द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। दोनों का मॉलिक्यूल्स वेपर में है ना, तो इक्विलिब्रियम पर क्या करेगा? दोनों का मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यही तो वेपर प्रेशर होता है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा इस सॉल्यूशंस का, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। दोनों का मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जाएगा, तो दोनों का मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा इक्विलिब्रियम पर। अच्छा ये भी तो हम जानते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, अभी रॉल्स लॉ से निकाले। दिस वन इज पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा ये चीज भी आप लोग जानते होंगे कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस सॉल्यूशन में जो होगा दैट विल ऑलवेज 1। ये पता है, ये जानते हो। मतलब यहां पर हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी विल ऑलवेज 1, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यही चीज हम यहां पर अप्लाई करें, हम अभी क्या करते हैं ना, बी को ए के टर्म्स में लाना चाहते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और यहां पर 1 माइनस एक्स ए लिख देंगे। तो अभी क्या आ जाएगा? पी एस इज इक्वल टू, बताओ, देखो ये एक्स ए कॉमन हो जाएगा यहां पर, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस क्या जाएगा? पी नोट बी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसी तरह अगर मान लो कि एक्स ए को एक्स बी के टर्म्स में चेंज करना चाहूं, तो क्या होगा बताओ? चेंज कर सकते हो ना, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। पी एस इज इक्वल टू क्या होगा? पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी, आप निकाल सकते हो, प्लस पी नोट ए। देखो यही आएगा। हम क्या किए? एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी कर दिए, तो एक्स बी कॉमन आ जाएगा।
अब इनके मदद से हम एक डायग्राम बनाते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये जो पीएस आया है ना, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम समझो। ये इधर के यार, इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन एक्सिस, और ये क्या है, वेपर प्रेशर एक्सिस। देखो इस पॉइंट पर ना ऐसा करते हैं कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए 0 कर देते हैं और मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी 1। मतलब ऐसा समझो कि ए अगर इथाइल अल्कोहल है तो बी पानी है। तो अभी एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर खाली पानी है। फिर क्या करेंगे, अगर इधर इधर बढ़ूंगा तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ए का धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब धीरे धीरे हम लोग उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे उसमें पानी मिलाते, इथाइल अल्कोहल मिलाते जाएंगे और पानी क्या होगा, पानी निकालते जाएंगे। ये एक्सिस पर मूव करना मतलब क्या, इधर ए बढ़ेगा और बी कम होगा, और इधर आएंगे तो बी बढ़ेगा और ए कम होगा। मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा बताओ, 1 होगा और एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पर प्योर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। इतना समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि ए इज मोर, मतलब ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो बताओ किसका वेपर ज्यादा बनेगा, ए का ज्यादा बनेगा। ए का ज्यादा बनेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा देखो ये लाइन समझ में आ रहा है, देखो ये मतलब दिस वन इज पी नोट ए। देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपका प्योर ए है, बी कुछ भी नहीं है। तो इस समय क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर जो भी कैलकुलेट हो गया दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। यहां पर जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। यहां पर क्या है, बी है ओनली, बी है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। यहां पर क्या है, वेपर ए है तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ये ऊपर क्यों गया, ये ज्यादा वोलाटाइल है, ए इज मोर वोलाटाइल, इसलिए इसका ज्यादा वेपर बना, इसलिए ज्यादा वेपर बना तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये समझ गया। अगर बी ज्यादा रहता तो बी ऊपर ले जाना पड़ता, इसको नीचे करना पड़ता। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो यहां पर लिख देता हूं, दिस वन इज क्या, पी ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ये क्या है देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ही कुछ है ना। ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का कुछ है, देखो इक्वेशन ऐसा ही है ना। अगर ये x एक्सिस तो ये y एक्सिस, x एक्सिस पर एक्स ए, y एक्सिस पर वेपर प्रेशर, और ये ऐसा कुछ बढ़ते जा रहा है। इस पॉइंट पर जाते जाते क्या हो गया, x से 1 हो गया, तो ये जो वेपर प्रेशर जो आया दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। समझ गया ये। इसी तरह इसको भी क्या लिखूं बताओ, पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ये उसी लाइन का इक्वेशन है। अच्छा ये जो ज्वाइन कर दूं तो ये क्या होगा बताओ, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे ना, दैट इज द इक्वेशंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब अब ऐसे भी लाइन नहीं स्ट्रेट खींच पाती है, और वो सीधा बनना जरूरी है क्या, ये हमारा मार्क्स मिल रहा है। अच्छा नोटबुक है।
जो उसका कितना अच्छा है, कितना अच्छा लाइन ड्रॉ किया ना। समझ में आना चाहिए वो डायग्राम क्या, समझ में आ गया, वही सब, वही बड़ा बात है। और ये समझ में आ गया नहीं, इसको कितना देर कैरी कर, अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर तो देखो सब पढ़ाते जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स था तो थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ रहा होगा, सॉलिड स्टेट था सॉलिड स्टेट समझ में आ रहा होगा, बट कितना उसको, कितना आप गेन करके उसको कैरी कर रहे हैं। और ये चीज कब होगा? विथ रिविजन्स। हाँ, रिवीजन, प्रैक्टिस, यही एक मात्र मूल मंत्र है। और वो जो चीज कर लिया, जो कैरी करना सीख गया, उसका कुछ ना कुछ आगे देखो रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग रिविजन्स करें, रिविजन करना बहुत जरूरी है। और खास करके जिस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, लगभग 10 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं एक सीट के लिए। एक सीट पर कितना बच्चा होता होगा समझ सकते हो। और सिलेक्शन मात्र होता है 10 से 15,000 तक सीट ही रहता है, 15,000 ही रहता है। अच्छा 75,000, हाँ इस बार 75,000 और 35, नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया मिला देगा तो 70 से 75 से 80,000 है। बट आप लोग तो कोलकाता लेवल पर ही रहते हो, जैसे जैसे जो बच्चे हैं कोई भी जैसे नेशनल लेवल पर काउंसलिंग नहीं किए, जो भी था कोलकाता लेवल पर, हमको कोलकाता रहना है और स्टेट वाला काउंसलिंग ही कराएं। वही अच्छा है, अच्छा है। देखोगे आप लोग का यहाँ का डोमिसाइल है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर नंबर ऑफ जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। जैसे यही मैं दिल्ली से कंपेरिजन करूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दिल्ली में हो गया, जैसे बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको जितने नंबर में कॉलेज मिल जाता होगा, उससे ज़्यादा नंबर लाकर बच्चे फिर से तैयारी कर रहे हैं, ये सिनारियो है। तो आप लोग बहुत लक्की हो, कोलकाता में हो, थोड़ा एफर्ट लगाओ और आगे बढ़ जाओ। नहीं तो बार बार देखो, बार बार केमिस्ट्री पढ़ने का मन करता होगा, केमिस्ट्री बार बार यही केमिस्ट्री, बार बार यही फिजिक्स, ये सबसे ऊपर ऊपर उठो, ये से ऊपर उठो, जाओ वहाँ पर कुछ बायोलॉजी, वहाँ पर जाओगे अच्छा डिटेल्स में पढ़ोगे, ये क्या क्या एनाटोमी क्या क्या होता है पता नहीं, वहाँ पर जाओगे डिटेल्स में पढ़ोगे, ये सबसे ऊपर उठो। मतलब ये सब ऊपर उठने के लिए आपको इसमें अभी टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही एक है इससे ऊपर उठने का। ये बायोलॉजी फिजिक्स को फिर नहीं देखना चाहते हो तो इस बार इतना पढ़ लो कि अगले बार से पढ़ना नहीं पड़े। मतलब जो बच्चे का रिजल्ट हो गया होगा, ये फिर से ये सब पढ़ते होंगे कभी नहीं। और ये सब किसको पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता है तो अभी मन मार के पढ़ना है, मन मार के पढ़ो। 7-8 महीना, जो भी आपका 7-8 महीना भी नहीं, 5 महीना ज्यादातर मैक्सिमम, डेट नहीं निकला 6 महीना हो सकता है, तो कम टाइम है, एनफ टाइम है। अभी आप अभी से भी पढ़ोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा। कुछ नहीं से अच्छा है कुछ बेहतर। चलो अब क्वेश्चन लिखो। लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल, ओएल है, इथानॉल एंड मिथानॉल। फॉर्मूला तो जानते होगे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं जानेगा तो मूलर मास नहीं जानेगा। C2, ये है आपका इथानॉल। इसे तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो ना, ये सबसे तो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है। यही पीने वाला अल्कोहल है ये पीने वाला अल्कोहल है, इसको पिएगा तो अंधा हो जाएगा ये चलो 10th क्लास में दिया रहता है, देखेगा डायग्राम में दिया रहता है बनाकर, क्यों पीता है तो अंधा हो जाता है। वो सब क्या बायोलॉजिकल टर्म है, कुछ कुछ पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। चलो यहाँ पर देखो, वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल आर
45 mmHg and 88 mmHg. तो ये क्वेश्चंस पढ़कर क्या लग रहा है, क्या दिया हुआ है आपको? हाँ, प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर और प्योर मिथानल का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको। आगे कंटिन्यू करो, रिस्पेक्टिवली full stop. If a solution containing 92 gram ethanol and 32 gram methanol, then calculate vapor pressure of solution. सबसे सिंपल क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, मैं जो नहीं जानते मैं स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले इसका मोल्स निकाले आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका भी मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और उसके बाद मोल्स निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका मोल फ्रैक्शंस निकालना, मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ मिथानॉल। इतना काम करो पहले। वन 178 आया, 178 अपॉन 3 ना, टोटल निकाले पीएस। मोल फ्रैक्शंस, वही गलती होता है ना, मोल फ्रैक्शंस निकालो आप, मोल से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। किसका है? सॉल्यूशन का 59 नहीं, गलती है। हाँ, 178/3। 178/3। बिल्कुल 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 सही है। चलो, इसका मोलर मास बताओ पहले। 92 अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा? 46। इसका डबल है क्या? ये डबल ही होगा। इसी तरह हाँ, 178 नहीं, 178 अपॉन 3, और 178 भी ऑप्शन रहता है। अच्छा, अप्रॉक्स 59। चलो, ये इसका मोलर मास कितना होगा बताओ? 32। ये 1 मोल्स। अब हम क्या बोले नेक्स्ट? मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल लो, दैट इज 2 अपॉन गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज 2 + 1। ये मोल फ्रैक्शंस हो गया। इसी तरह मोल फ्रैक्शंस ऑफ मिथानॉल, दैट इज 1/3। नेक्स्ट पीएस कैसे निकालते हैं? पी नोट ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ 45 XA, दैट इज 2/3 प्लस 88 इंटू 1/3। यही कैलकुलेट करोगे तो 178/3 mmHg आ जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। The vapor pressure of pure liquid A, the vapor pressure of pure liquid A is, vapor pressure of pure liquid A is 70 torr at 27 degrees Celsius. Full stop. It form a solution with another liquid B. It form a solution with another liquid B. Another liquid B full stop,
the mole fraction of B, mole fractions of B is 0.2. Mole fraction of B is 0.2, and the total pressure of solution is, and total pressure of solution is 84 torr, 84 torr at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius. Calculate the vapor pressure of, calculate the vapor pressure of pure liquid B. Calculate the vapor pressure of pure liquid B at 27 degrees Celsius. चलो वन 140 टॉर सर, 140 टॉर। हाँ 140 टॉर, बिल्कुल बिल्कुल। One forty torr. हाँ 140 टॉर। चलो 140 टॉर बिल्कुल सही आया है। क्वेश्चंस में देखो क्या क्या दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दिया हुआ है, दैट इज 70 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी पूछा है, ये पूछा है आपसे। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए भी दे दिया है, दैट वन इज 0.2, मतलब बाय डिफॉल्ट बी का मोल फ्रैक्शन 0.8 हो गया। ये बोला नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर बी का 0. अच्छा बी का दिया हुआ है, अच्छा बी का 0.2 दिया है तो ये 0.8 हो जाएगा। चलो तो अब क्या करना, यही फॉर्मूला है। टोटल वेपर प्रेशर 84 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू पी नोट ए 70 दिया हुआ है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है, प्लस पी नोट बी जो कि आपको निकालना है, और इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया हुआ। कैलकुलेट कीजिए और आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 140 टॉर। और कोई हार्ड कैलकुलेशंस भी नहीं है। अच्छा एक टर्म पूछता हूं कि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग। देखो एक 9th क्लास वाला डेफिनेशन होता है, The vapor pressure of the liquid जब equal to the air atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, दैट इज द बॉइलिंग, बॉइलिंग बोलते हैं। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। और एक तो 9th क्लास में क्या बोलते थे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर, दैट इज बॉइलिंग। ये 9th क्लास का डेफिनेशन हो गया। 11th क्लास का डेफिनेशन थोड़ा मैच्योर डेफिनेशन हो जाएगा, दैट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid become equal to external pressure, और external pressure हम लोग कितना मानते हैं, 1 atm मानते हैं। तो ये वेपर प्रेशर होता है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, देखो क्वेश्चंस। The vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene at 88 degrees Celsius is
900 mmHg Hg, and the vapor pressure of pure toluene, vapor pressure of pure toluene, vapor pressure of pure toluene at 88 degrees Celsius is 400 mmHg. Calculate the composition of benzene dash toluene mixture. Mixture boiling at 88 degrees Celsius. मतलब ऐसा बोला गया कि 88 डिग्री इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस बेंजीन एंड टोल्यून मिक्सचर्स। तो इसका मतलब समझते हो, ये बॉइलिंग टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ दैट मिक्सचर सॉल्यूशंस बिकम इक्वल टू 1 atm। मतलब ये बॉइलिंग टर्म का मतलब क्या हुआ, इसको समझ लो, लिख लो, नहीं समझता है तो। ये बॉइलिंग टर्म का मतलब हुआ ये बेंजीन है, इसमें बेंजीन है और टोल्यून है। टोल्यून का फॉर्मूला क्या होता है पता है? हाँ टोल्यून, ये टोल्यून है। तो ऐसा है, इसका वेपर कुछ होगा और ये एक्सटर्नल प्रेशर बाहर का है। दिस वन इज पी एक्सटर्नल जो कि 1 atm है, और ये क्या है, यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर लिख लेना, एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर become equal to P external and that is 1 atm। ये चीज दिया नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बॉइलिंग टर्म यूज किया है, मतलब टोटल मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है 1 atm है। 1 atm मतलब कितना टॉर, क्वेश्चन में टॉर दिया हुआ है ना सबका, तो टॉर में यूज करोगे ना। अच्छा mmHg में है, हाँ तो कितना mmHg बताओ? 760, हाँ mmHg, और टॉर में भी 760 ही होगा। कैसे स्टेट में बताया हूँ ये सब। तो आपको करना क्या है, यही फॉर्मूला, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो कि कितना है 1 atm। 1 atm मतलब 760 mmHg, ये दिया हुआ है। दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 900 into vapor pressure of benzene, mole fraction of benzene plus 400 into mole fraction of toluene। अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ना, बेंजीन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का मोल फ्रैक्शंस क्या होगा, 1 होगा। हाँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 900 XB, नहीं तो डायरेक्ट रिलेशन बताए थे आपको, 1 माइनस XB। अब यहां से XB निकालिए, आप XB निकालिए और X से डायरेक्टली निकल जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे उसको, एक निकलेगा दूसरा। कितना आएगा XB बताओ? तो 0.72 and 0.28। कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 72 72 बेंजीन का, बेंजीन का। और टोल्यूइन का 0.28। टोल्यून का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
ये इसमें माइनस करो और फिर 900 माइनस 400 500 XB डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 4। सही आ रहा है ना ये? चल, तो ये क्वेश्चंस कराने का मतलब था ये बॉइलिंग पॉइंट समझाना आपको कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा करते हैं। चलो अब हम दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दैट वन इज, ये तो पहला हुआ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। दूसरा तरह का सॉल्यूशन भी था ना हम लोग के पास, क्या था? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो सेकंड केस लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile solute and volatile solvent। मतलब अभी ए क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और बी क्या है? वोलाटाइल सॉल्वेंट है। यही बोला गया ना। क्या करेंगे? एक कंटेनर बनाएंगे, एक कंटेनर है, इसको क्लोज कर दिए, तभी वेपर प्रेशर का कुछ मतलब होगा, अदरवाइज तो सब तो जो भी वेपर्स बनेगा बाहर चला जाएगा, इसलिए क्लोज करना जरूरी है। इसके अंदर ए और बी दोनों है। अच्छा ये बताओ, यहां पर कौन होगा? ए और बी दोनों होगा क्या? नहीं नहीं, किसका वेपर बनेगा? वोलाटाइल का। यहां पर ओनली क्या होगा? बी होगा। तो अगर बी होगा तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल ड्यू टू बी ओनली और ए प्लस दोनों के वजह से होगा। बी के वजह से। बिल्कुल सही बोला कि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस होगा दैट विल ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ बोल सकते हैं ना, ए का कोई रोल नहीं है क्योंकि ए का वेपर ही नहीं बन रहा है। अगर वेपर ही नहीं बन रहा है तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगा वो? तो ओनली बी विल एग्जर्ट सर्टेन प्रेशर्स एज बी इज वोलेटाइल। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बोल सकते हैं ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, और दैट इज इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, या सॉल्वेंट लिख देता हूं अच्छा रहेगा। बी भी लिख सकते हो, या आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लो पी नोट एक्स ऑफ बी। चलो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी ध्यान रखना है। यहीं पर हम RLVP का भी फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, यहां पर देखते चलो। चलो ये इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो दिक्कत नहीं है कुछ। आगे यहां पर समझे थोड़ा। अब हम दो कंटेनर ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको नोट में लिखे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर नोट कर दे इसको। इस कंटेनर में ना खाली पानी है, तो खाली पानी है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो इसको बोल देते हैं पी नोट ऑफ वाटर, या पी नोट, ओनली पी नोट करते हैं। चलो ओनली पी नोट, जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए हम पी नोट ओनली लिखे। पी नोट ऑफ वाटर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अभी क्या किए ना, इसमें हम थोड़ा सा NaCl मिला दिए। इसमें क्या किए? NaCl मिला दिए। मतलब इसमें क्या है? NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है बताओ? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और ये क्या है? वोलाटाइल सॉल्वेंट है।
अभी क्या किए ना, पानी में थोड़ा नमक मिला दिए। चलो अब देखो, अच्छा इसके वेपर्स में क्या होगा बताओ? इसमें ओनली क्या होगा बताओ? H2O होगा, H2O का वेपर होगा, होगा ना? अच्छा ये हाँ आपसे पूछना था, तो हम लोग यहाँ पर H2O होगा, ऐसे करो, ये जो अभी वेपर प्रेशर डेवलप होगा ना, तो उसको क्या बोल दिया? PS बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड दैट इज इक्वल टू क्या? P नोट ऑफ वाटर, या P नोट ओनली रहने दो, P नोट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं ना? अच्छा एक चीज समझो यहाँ पर, अब यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्योर वाटर है, तो इसके सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे ओनली। यहां पर इसके सरफेस पर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? NaCl भी होगा, होगा ना? यहां पर प्योर वाटर, यहां पर वाटर प्लस NaCl इसके सरफेस पर, तो बताओ इसका मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर में जाएगा या इसका मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर में जाएगा? H2O का, बिल्कुल सही। यहाँ पर 50 वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर है, तो 50 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएगा। यहाँ पर 30 वाटर मॉलिक्यूल्स है और 20 NaCl का मॉलिक्यूल्स है, तो NaCl मॉलिक्यूल्स तो जाएगा ही नहीं वेपर में, तो यहाँ पर 30 ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके वेपर में जाएगा। तो अगर इसका मॉलिक्यूल्स वेपर में कम है, तो इट विल एक्सर्ट लेस प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये समझा? तो बोला जाता है, एक स्टेटमेंट है, वेपर प्रेशर, अब सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या देखा आप? इसका वेपर प्रेशर कम है ना? क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें हमने NaCl मिला दिया। वेपर प्रेशर ऑफ, यहां पर जैसे वेपर प्रेशर मान सकते हो, यहां पर 50 टॉर है, तो यहां पर ये जो PS होगा ना, दैट विल बी 30 टॉर। कम गया, क्यों कमा? क्योंकि इसमें आपने NaCl मिला दिया। तो इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट will decrease on adding non volatile solute। ये समझा ना? चलो इसको बनाओ, फिर मैं लिखा देता हूं। चलो ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? ठीक है, कल थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। कल इजी था, पूछे? आप लोग उस तरह का पढ़े हो, जैसे अब खड़ा करके पूछे और एक साथ में एक डंडा भी लिए रहे, नहीं बताने पर एक डंडा जोर से दिए, उस तरह से होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो कितना पढ़ते हो, होना चाहिए, उससे एक जैसे मेंटल थोड़ा प्रेशर्स मिलता, उससे आप पढ़ते। बट आजकल के तुरंत अभी अगर किसी को मार दोगे तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करेगा जाकर। चलो, तो ये सब दिक्कत है। इसी कारण आज का जनरेशन में जो बच्चे होते हैं ना, आउट ऑफ ट्रैक ज्यादा जा रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक, एक ट्रैक पर है, चल रहे हैं, बट नहीं, ये इनको इधर ही चलना है, इधर ही चलना है, तो ये दिक्कत है। चलो, तो यहाँ पर मैं लिखाने वाला था ना, इसको बना लिया, इसको लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिक्रीजेस on adding non volatile solute,
on adding non-volatile solute. जैसे देखो यहाँ पर इस फॉर्म में भी समझो आप, ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर प्योर पी नोट है। इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एनवीएस मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है। क्या बोला हमने कि पी नोट इज ग्रेटर देन पीएस, यही बोला गया। तो इसको भी आप बनाओ नीचे। देखो तीन तरीका से समझाया गया, एक डायग्राम से समझाया गया, दूसरा लिख कर समझाया गया, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्म में भी समझाया गया। अब इसके बाद भी हम अगर 2 दिन के बाद पूछेंगे तो आप गलत बोलोगे। ये जो डिफरेंस है, जैसे मान लो कि पहले वेपर प्रेशर 50 टॉर घट कर कितना हो गया 30 टॉर, तो ये जो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिखो नीचे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी नोट माइनस पी एस। मतलब जो 20 टॉर आ रहा है ना, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम गया, क्यों कमा, क्योंकि उसमें हम NaCl ऐड कर दिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर, ये तो समझते हो ना। ये क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। नोट लग गया मतलब प्योर लिक्विड। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, लिख लो फिर नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। चलो तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकता हूं। उसके बाद इसमें 2 फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, 2 फॉर्मूला के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर मूव कर जाएंगे, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और वो जो पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर मूव कर जाएंगे। Thank you, sir.